नमस्कार दोस्तों। वैसे तो 3 नवंबर को देश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक उपचुनाव ऐसा है जिस पर पूरे देश की नज़र है और वो है तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट का उपचुनाव। आपको याद होगा कि इस विधानसभा सीट के जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे के राजगोपाल रेड्डी, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी और ये सीट इसी वजह से खाली हुई थी और इसी वजह से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर पूरे देश के मीडिया में एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी है। हालांकि मीडिया इसे उस तरह से कवरेज नहीं दे रहा है जिस तरह से इसे कवरेज दी जानी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस उपचुनाव को वहाँ का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि बीजेपी ने वहाँ पर दुबक और हजूराबाद 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जीते हैं, जबकि 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी का एक ही एमएलए जीता था। यानी कि बीजेपी ने दोनों उपचुनाव जो हुए हैं, अभी 2021 में हुए थे, उनको जीता था। आपको याद होगा हजूराबाद सीट के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। जो इटेला राजेंद्र थे, टीआरएस की सरकार में मंत्री थे, उन्हीं के खिलाफ जांच शुरू करा दी थी टीआरएस ने, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद वहाँ उपचुनाव हुआ था और बीजेपी ने इटेला राजेंद्र को टिकट दिया था और वो जीतकर वहाँ से विधायक बने थे। अगर मुनुगोडे का विधानसभा उपचुनाव भी बीजेपी जीतती है तो ये उसका हैट्रिक होगी और लगातार तीसरा उपचुनाव टीआरएस हारेगी। और टीआरएस इसमें बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। टीआरएस की इच्छा है कि इस चुनाव को जीता जाए, हर हालत में जीता जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इस उपचुनाव को भी अगर वो हार गए तो अगले साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी यहाँ एक ताकत के रूप में उभर जाए, जिसकी की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल की तरह एक इस्टेब्लिशमेंट अपना करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर हम उस ताकत से चुनाव लड़ें जिस ताकत से पिछले साल लड़े थे चुनाव पश्चिम बंगाल में, और वहाँ पर 75 विधायक बीजेपी के जीत कर आ गए थे, जबकि बीजेपी वहाँ कुछ नहीं थी। मुनुगोडे सीट के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ से टीआरएस ने के प्रभाकर रेड्डी को टिकट दिया है। के प्रभाकर रेड्डी पिछला चुनाव हार गए थे राजगोपाल रेड्डी के सामने, वो जब लड़े थे। राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस के विधायक बने थे, उन्हें 97,239 वोट मिले थे और के प्रभाकर रेड्डी को 74,687 और बीजेपी के जी मनोहर रेड्डी तीसरे स्थान पर रहे थे 12,725 वोट लेकर। यानी कि स्पष्ट है कि के राजगोपाल रेड्डी ने बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल की थी और बीजेपी को यह लग रहा है कि उनका यहाँ पर ठोस आधार है। के प्रभाकर रेड्डी के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि के प्रभाकर रेड्डी 2014 में जब यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तेलंगाना में, तो ये यहाँ से विधायक बने थे। लेकिन 2018 में 4 साल बाद आपको याद होगा कि पिछली बार केसीआर ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, टीआरएस के प्रमुख हैं, उन्होंने समय से पहले ही विधानसभा चुनाव करा लिए थे और उन्होंने 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुत अच्छी सफलता हासिल की थी। उन्हें यह डर था कि कहीं अगर लोकसभा चुनावों के साथ ही 2014 में लोकसभा चुनावों के साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ यहाँ पर मोदी लहर में हम तेलंगाना भी गंवा बैठे। और उनका ये दांव सफल रहा था। उन्होंने लगभग 6 महीने पहले यहाँ पर चुनावों की घोषणा करवा दी थी, पहले ही उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी थी और यहाँ पर चुनाव हो गया था। लेकिन के प्रभाकर रेड्डी 2018 का जो चुनाव था उसमें वो हार गए थे। लेकिन इस बार उन पर भरोसा जताया है के प्रभाकर रेड्डी पर, और केसीआर ने जब उन्हें अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने उन्हें 40 लाख रुपए का चेक भी दिया कि भाई ये बाईपोल है, पैसा खर्च होता है, ये लो चुनाव लड़ो। और इस प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तमाम दिग्गज लोग बैठे थे और अंत में यही तय किया गया था कि के प्रभाकर रेड्डी के अलावा कोई इस चुनाव को जीत नहीं सकता, इसलिए उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। और इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं यहाँ के, वो कुछ और भी बातें बता रहे हैं यहाँ के चुनाव के बारे में। जो मेरी उनसे बातें हुई हैं, उनका कहना है कि टीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के एमएलए ने भी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के एमएलए ही अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका पलड़ा भारी है। कांग्रेस ने यहाँ पर पल्लवी श्रावंती को टिकट दिया है। मैं आपको बताऊं कि जो के राजगोपाल रेड्डी हैं
बीजेपी के विधायक, उनके भाई हैं के वेंकट रेड्डी, वो कांग्रेस के सांसद हैं, क्योंकि दोनों भाई पहले कांग्रेस में ही थे। तो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन भाई के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो चुनाव समिति की बैठकें वगैरह हो रही हैं उसमें भी भाग नहीं लिया है। और जो यहाँ पर पल्लवी हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्होंने अपील की है वेंकट से कि भाई वो कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर प्रचार करें, अपने भाई के खिलाफ कैंपेन करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसकी वजह भी है कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर रेवंत रेड्डी, उन्होंने उस समय दोनों भाइयों पर आरोप लगाए थे जब राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि दोनों भाई कांग्रेस में जा रहे हैं और आने वाले समय में वेंकट रेड्डी भी, जो कांग्रेस के सांसद हैं इस समय, वो भी बीजेपी में चले जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर पल्लवी श्रावंती हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो पूर्व सांसद पी गोवर्धन रेड्डी की बेटी हैं। तो उनका चुनाव पता नहीं अब कैसा चल रहा है, लेकिन लोगों का जो स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है, उनका ये मानना है कि ये चुनाव सीधा बीजेपी और टीआरएस के बीच में ही रहने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का प्रत्याशी था मैदान में, प्रत्याशी इस बार बीजेपी का नहीं है, एक प्रत्याशी तो यही कम हो गया। तो ये एक मेन फैक्टर माना जा रहा है कि बीजेपी का, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर 40 से 50% बैकवर्ड क्लास के वोट हैं और केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिस तरह से बैकवर्ड क्लास को पिछले काफ़ी समय से मिल रहा है, तो उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। और बीजेपी इस पर हैवीली बैंक कर रही है कि बीजेपी की और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका लाभ उनको निश्चित रूप पर मिल सकता है। इस चुनाव को जीतने के लिए टीआरएस के सामने इस समय बड़ी चुनौती है। देखिए, एक सबसे बड़ा खेल यहाँ पर क्या हुआ है, इस सीट पर 130 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। जब नामांकन हुआ, अभी लास्ट डेट थी अभी 2 दिन पहले ही, तो इस पर 130 लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सब लोग चौंक गए कि इतने लोग चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से आ गए। इनमें से 47 रद्द हो गए, ज़्यादातर निर्दलीय थे। 36 ने अपना नाम वापस ले लिया। तो अब इसमें इतने प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं, लगभग 50 के करीब, 50 से भी अधिक, के एक ईवीएम में 16 ही नाम कवर हो सकते हैं। तो 50 के आसपास नाम बैठ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर 3 ईवीएम कम से कम लगने जा रही है और इसे लेकर टीआरएस बड़ी परेशानी में है, क्योंकि इतने सारे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और उनमें से कुछ को जो चुनाव चिन्ह मिले हैं वो कुछ इस तरह के हैं जो 4 पहियों वाले वाहन हैं। जैसे टीआरएस का चुनाव चिन्ह है कार, किसी को रोड रोलर मिल गया, किसी को ट्रैक्टर मिल गया, किसी को कुछ ऐसा ही दूसरा वाहन मिल गया, जीप मिल गई। तो टीआरएस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अपील की और वहाँ पर उनसे ये मांग की कि साहब, ये जो हमारी सिंबल है, हमारी एक मान्यता प्राप्त पार्टी है, हमारे सिंबल से मिलते जुलते जो चुनाव चिन्ह हैं उन्हें डिलीट किया जाए, उन्हें चुनाव चिन्ह ये ना दिए जाएं। अब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि भाई अब तो चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका है, सबने अपने पर्चे वर्चे भी छपवा लिए होंगे, निर्दलीयों ने पोस्टर छपवा लिए होंगे, अब हम कैसे इसको बदल सकते हैं। और उन्होंने इस पर किसी भी तरह का निर्णय लेने से इनकार कर दिया। और अब टीआरएस के लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। इसका जो दलील है, टीआरएस ने यह भी दलील दी है कि 2011 का जब चुनाव हुआ था तो रोड रोलर के चुनाव चिन्ह को हटाया गया था, क्योंकि वो मिलता जुलता होता दूसरे दलों से। इसके अलावा 2018 में टीआरएस ने ट्रक का एक सिंबल आ रहा था किसी चुनाव में, उसे हटवाने की मांग की थी और चुनाव आयोग ने उसे हटा दिया था। उनका, टीआरएस वालों का ये भी कहना है कि ये हमारा अधिकार है और अगर मिलते जुलते चुनाव चिन्ह होते हैं तो इससे मतदाता कंफ्यूज होता है कि उसे कौन सा बटन दबाना है, तो उस बटन को हटाया जाना चाहिए और ऐसा कानून में भी है। लेकिन अभी ये चुनाव आयोग के पास मामला पहुंच चुका है और बीजेपी वालों का कहना है कि ये साहब हार रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और भी मांग कर दी टीआरएस वालों ने कि जो बी संजय कुमार हैं यहाँ पर, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इनका चुनाव कैंपेन करने से इन्हें मना किया जाए। बताइए क्यों साहब? ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों को देवता बताते हैं और टीआरएस वालों को राक्षस बताते हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में। अब चुनाव कैंपेन के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की चुटीली बातें तो राजनीति में होती ही हैं। इस बात के लिए ये बी संजय कुमार को रोकना चाहते हैं कि वो यहाँ पर चुनाव कैंपेन न करें। इसके अलावा अब एक आखिरी हरकत जो शुरू कर दी है, वो शुरू की है टीआरएस ने एक और। आप जानते होंगे कि प्रशांत किशोर इस समय टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जो कंपनी है आईपैक, उसको हायर किया हुआ है टीआरएस ने, और उसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि 400 लोगों की टीम इस समय मुनुगोडे विधानसभा सीट के उपचुनाव के बारे में काम कर रही है। पेड खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। आज पायनियर नाम के एक अखबार में एक पेड न्यूज छपवाई गई है आईपैक के सूत्रों से। आईपैक के मतलब पायनियर का जो रिपोर्टर है उसने आईपैक के सूत्रों से ये बात छापी है कि केसीआर की पार्टी टीआरएस यहाँ पर आसानी से उपचुनाव को जीतने जा रही है, और इस पेड न्यूज को सोशल मीडिया पर भी आज वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुनुगोडे जो विधानसभा सीट है ये भोंगीर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और नालगोंडा जिले का ये हिस्सा है। तो फिलहाल खबर यहाँ से दोस्तों यही है कि टफ चुनाव हो रहा है और केसीआर ने अब सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर कैंपेन करने से बैन भी लगवाना चाह रहे हैं। बीजेपी भी फुल फोर्स में लगी हुई है। बीजेपी ने भी अपने सारे स्टार कैंपेनर यहाँ पर उतार दिए हैं। केंद्रीय मंत्री भी वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बसपा का भी प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी और बीजेपी के राजगोपाल रेड्डी के बीच में होगा, और कांग्रेस की पल्लवी श्रावंती इसको त्रिकोणीय करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अभी तक एक बात और भी है कि यहाँ पर केसीआर ने भी अभी प्रचार शुरू नहीं किया है। 3 नवंबर को मतदान होना है, और खबर ये है कि केसीआर बिल्कुल आखिर में यानी कि 29-30 अक्टूबर के आसपास अंतिम 3-4 दिनों में यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार उन्हें करना होगा क्योंकि उनकी पार्टी इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। अगर मुनुगोडे का उपचुनाव हार जाती है केसीआर की पार्टी, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि अगले साल वो तेलंगाना से केसीआर को सत्ता से बाहर कर सकती है। कांग्रेस के सामने अपना वजूद बचाए रखने की लड़ाई है। कांग्रेस को ये एग्जिस्ट, अपना जो अस्तित्व है उसका अस्तित्व भी तेलंगाना में मौजूद है, ये दिखाने के लिए कांग्रेस को ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और केसीआर के साथ समझौते की जो खबरें थी इसको राहुल गांधी ने पहले ही खंडन कर दिया था। तो मुनुगोडे का जो विधानसभा का उपचुनाव है तेलंगाना का, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप तेलंगाना से हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तेलंगाना में हमारे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं। तो जुड़े रहिए हर्ष की बात लाइव के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।